नमस्कार। मैं राम यादव आपका होम फर्स्ट लाइव सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि होम फर्स्ट लाइव के थ्रू हम लोग काफ़ी अलग अलग लोकेशन का होम लोन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। और उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आपको आइडिया देने का ट्राई करते हैं। सो आज हम लोग इस सेशन के अंदर बेसिकली जो जयपुर लोकेशन है राजस्थान में, उस लोकेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग देखें होम लोन से रिलेटेड जयपुर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उस उन प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे को बताने के लिए जो हमारी एक्सपर्ट हैं, वो है शिवांगी अग्रवाल। मिस शिवांगी अग्रवाल आज हमारे को जॉइन करेंगी। एंड शिवांगी अग्रवाल होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में 3 साल से वर्किंग है। एंड ही इज़ करंटली वर्किंग एज़ एन ब्रांच मैनेजर इन जयपुर कालवाड़ ब्रांच। उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बट होम फर्स्ट के अंदर अभी जयपुर कालवाड़ ब्रांच के अंदर वो ब्रांच मैनेजर है। मैं शिवांगी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ लाइव आए एंड दर्शकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग करें। हाय शिवांगी, कैसे हो? हाय राम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को। राम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। या माय प्लेजर। सो बेसिकली जो कुछ नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को हो सकता है कि नहीं पता हो कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी किस फील्ड में काम करती है या फिर किस बारे में। तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी 2010 के अंदर इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बैंगलोर से इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आज के टाइम पे लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स होम फर्स्ट कंपनी की ऑलरेडी 68 प्लस ब्रांचेज हो चुकी हैं। And we are covering around 60 plus cities in pan India. So होम फर्स्ट के बारे में ये हम लोग मेजरली जो केटर करते हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर होम लोन्स एंड कंस्ट्रक्शन लोन, प्लॉट प्लस सेको लोन, बीटी एंड टॉप अप केसेस, मॉर्गेज लोन, इवन शॉप लोन, ये सब हम लोग केटर करते हैं। शिवांगी जो आज बताएगी वो मेजरली जो जयपुर का मार्केट है, जयपुर के मार्केट में किस तरह की प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या लिटिगेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और जो आपको लोन चाहिए होम लोन की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें क्या क्या आपको इश्यूज होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शिवांगी, बेसिकली अगर हम लोग बात करें जयपुर लोकेशन की, तो जयपुर लोकेशन में किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो होम लोन के अंदर आती हैं? राम, जैसे कि आपने पूछा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जयपुर में हैं, तो मैं जयपुर की प्रॉपर्टीज को या किसी भी सिटी का प्रॉपर्टीज को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मल प्रॉपर्टीज और एक होता है इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज। फॉर्मल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको कोई भी स्टेट रन या सिटी रन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। जैसे जयपुर के केस में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको इशू करती है, जोधपुर के केस में जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोटा के केस में यूआईटी कोटा। तो वो सारी गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉपर्टीज इशू करती हैं वो फॉर्मल कैटेगरी के अंदर आती हैं। जयपुर में हमारे पास फॉर्मल कैटेगरीज के अंदर है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम जेडीए पट्टा बोलते हैं आम भाषा में। उसके अलावा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, एक और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पट्टे होते हैं। जो जयपुर नगर निगम है उनके पास भी राइट्स है कि वो पट्टा इशू कर सकते हैं। तो फॉर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर अपने पास जेडीए पट्टा है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, नगर निगम है। चोमू की अगर हम बात करते हैं तो चोमू में चोमू का नगर निगम, चोमू नगर निगम हो गया। उस केस में ग्राम पंचायत, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी फॉर्मल प्रॉपर्टीज में आती हैं। जयपुर में मैं इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, जयपुर के आसपास जितने भी शहर हैं वहाँ इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो होते हैं सोसाइटी पट्टाज। सोसाइटी पट्टाज में क्या होता है कि कोई भी एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन के द्वारा और अपनी लाइसेंसिंग के द्वारा उनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो पट्टाज कस्टमर्स को वो पट्टाज किसी भी लैंड पर पट्टा काट कर वो पट्टाज इशू कर सकती हैं। तो मेजरली यही प्रॉपर्टी टाइप्स हैं जिनमें हम केटर करते हैं। होम फर्स्ट भी सिंस अफोर्डेबल हाउसिंग में है तो हमारे पास जो ज्यादा बिजनेस आता है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के अंदर वो हमारे पास सोसाइटी पट्टा केसेस का ज्यादा आता है। और जयपुर में
अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जाएंगे तो जो कस्टमर्स प्रेफर करते हैं वो सोसाइटी पट्टा, जेडीए पट्टा इक्वली प्रेफर करते हैं। हमारे पास इन दोनों का काम, जेडीए मेजरली हमारे पास जेडीए और सोसाइटी पट्टे का काम ज्यादा आता है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर जैसा आपने बताया कि इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर हम हमारे दर्शकों की अगर बात करें तो दर्शकों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस टाइप की प्रॉपर्टी जो हमारे दर्शक हैं वो लेना प्रेफर करें, या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉपर्टीज के अंदर जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी फाइनल करने जाते हैं, आप प्रॉपर्टी जब आप सोच रहे होते हैं कि अब मुझे होम लोन लेना है, तो हम्म। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि उनको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी लेते टाइम। हम्म। सबसे पहली चीज उन्हें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस जगह काम करते हैं उसके आसपास वो कोई प्रॉपर्टी ढूंढे, जिससे उनको उनका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बचे। तो सबसे राइट। पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम का दर्शकों कस्टमर्स को ये चीज देखना चाहिए कि उनके लिए वो ट्रैवलिंग टाइम होना चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां पे आसपास बसावट या डेवलपमेंट कैसी है, क्या ओके। वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां आसपास हॉस्पिटल्स की कनेक्टिविटी है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स की कनेक्टिविटी है, हम्म। वहां रोड्स का कनेक्टिविटी कैसा है, अ, आने वाले टाइम में वहां पे क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ये हम्म। कुछ मेजर क्राइटेरियाज होते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर्स का बजट देखा जाता है कि वो किस बजट में जा रहे हैं। तो हम्म। सबसे पहला पैरामीटर कस्टमर्स को ये सारी चीजें देखनी चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले। अगर वो सोसाइटी पट्टा में जा रहे हैं या अगर वो जेडीए पट्टा, सोसाइटी पट्टा में अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें ये चेक करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के पास कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि सोसाइटी पट्टा है, तो राइट। उसके लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या कौन सा सोसाइटी का पट्टा है वो, क्या ओके। वो सोसाइटी उस सोसाइटी के पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग है पट्टा इशू करने के लिए। आप राइट। आसपास के लोगों से पता कर सकते हैं। आप सोसाइटी के ऑफिस, जैसे हर सोसाइटी का अपना खुद का एक ऑफिस है जयपुर में, आप हम्म। वहां जाके उस सोसाइटी के बारे में पता कर सकते हैं। आसपास अगर आपका वहां पे कोई रिलेटिव रहता है तो ये सारी जानकारियां आप प्रॉपर्टी लेने से पहले पता करें कि क्या वो सोसाइटी कैसे पट्टे इशू करती है, कितने साल से वो पट्टे इशू कर रही है, और ओके। उस एरिया में सोसाइटी ने कितनी कॉलोनीज काटी हुई हैं। तो ये हम्म। सारी इंफॉर्मेशन अगर कस्टमर्स प्रॉपर्टी लेने से पहले देखेंगे तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि ये उनके लिए सही है या नहीं। बिल्कुल। तो अगर शिवांगी, जैसे आपने बताया कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, तो जो डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर, वो आपने बताया कि जैसे गवर्नमेंट से इशूड हैं तो वो फॉर्मल हो गई हैं सारी, और जो सोसाइटीज के थ्रू इशूड हैं वो सारे इनफॉर्मल हो गए। तो हाँ, ऐसा कुछ ऐसा है ऐसा कि? बाइफरकेशन नहीं होता है। सोसाइटीज को भी दे आर रजिस्टर्ड एंड दे आर ऑथराइज्ड टू इशू प्रॉपर्टी आल्सो। तो ओके। कस्टमर्स कैन चूज उनके बजट के हिसाब से, उनकी उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको जो भी प्रॉपर्टी सही लग रही है वो चूज कर हम्म। सकते हैं। ओके। तो अगर हम लोग थोड़ा बात करना चाहें जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, तो क्या है जयपुर के अंदर, किस एरियाज के अंदर ज़्यादा जेडीए के आपको पट्टे मिलते हैं, मतलब फॉर्मल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, और सोसाइटी पट्टास कौन कौन से किस एरिया के अंदर मिलता है, थोड़ा सा ठीक है। जोग्राफिकली? अगर इनफॉर्मल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो आप सिटी सेंटर से मैं बात करती हूँ। हम्म। सिटी सेंटर से, जयपुर सिटी सेंटर से आपको 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आपको फॉर्मल प्रॉपर्टीज मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। जैसे जैसे आप सिटी सेंटर से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे वहां सोसाइटी का प्रोमिनेंस या सोसाइटी पट्टों का ज्यादा मतलब वहां ज्यादा प्रेजेंट है सोसाइटी पट्टा। तो वो ओके। कस्टमर की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब अगर हम्म। आप सिटी सेंटर में हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो चांसेस ये, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जेडीए पट्टा ज्यादा मिलेगा। दैट इज हाउ, मतलब उसी हिसाब से जेडीए अपना जो जेडीए का काम करने का है वो ऐसे धीरे धीरे करके अपना पेरिफेरी बढ़ाते हैं। और ओके। आप थोड़ा जयपुर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाहर जाएंगे तो आपको सोसाइटी पट्टा ज्यादा मिलेगा। ओवर अ पीरियड, थोड़े थोड़े समय बाद जब सोसाइटी अपना पट्टा काट देती है, हम्म। वहाँ डेवलपमेंट या बसावट अच्छी हो जाती है, वहाँ रोड्स का कनेक्टिविटी हो जाता है, वहाँ हॉस्पिटल्स डेवलप हो जाते हैं, वहाँ राइट। स्कूल्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो सोसाइटी पट्टा भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेडीए पट्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो तो मतलब इन केस अगर कोई कस्टमर इनफॉर्मल प्रॉपर्टी सोसाइटी पट्टा ले रहा है तो उससे कोई
परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिल्कुल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जेडीए पट्टे में कन्वर्ट हो जाता है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेडीए पट्टे में कन्वर्ट हो जाता है। वो कुछ चीजों पे निर्भर करता है कि वहाँ कितने लोग बसे हुए हैं, राइट वहाँ राइट। आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहाँ कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने सोसाइटी पट्टा लिया है और वहाँ अच्छी बसावट हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आपको उस सोसाइटी पट्टे का जेडीए पट्टा भी इशू होता है। ओके, और ये जो जेडीए पट्टा इशू होता है, सोसाइटी से जेडीए पट्टा इशू होने में एक जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है? कुछ थोड़ा बहुत दर्शकों को हमारे बता सके तो। राम, प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होता है। जेडीए जब सोसाइटी को जेडीए में कन्वर्ट करता है तो वो लोकेलिटीज के हिसाब से करता है। तो ओके। जैसे एक लोकेलिटी को जेडीए ने डिसाइड करा कि अब इसको जेडीए पट्टा इशू किया जाएगा। उस केस में कस्टमर ने अगर लोन लिया हुआ होता है तो कस्टमर हमें इंटीमेट करता है, इंटीमेट हमें हमें इन्फॉर्म करता है कि उनको जेडीए पट्टा इशू हो रहा है। फिर ओके। जैसे ही कस्टमर का जेडीए पट्टा, उसका सोसाइटी पट्टा जेडीए के पास सरेंडर हो जाता है और उसको नया फ्रेश जेडीए पट्टा इशू हो जाता है। ओके। ये तो सारा प्रोसेस, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को जेडीए से मिल जाती है और कस्टमर हमें आके इन्फॉर्म कर सकता है। उसके बाद उसको वो पट्टा, उसका सोसाइटी का पट्टा जेडीए अपने पास रख लेती है और जेडीए उसको अपना और फ्रेश इशू फॉर्मेट। कर देती है। राइट बिल्कुल। राइट। ओके। तो शिवांगी, जैसे हम लोगों ने थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली है, तो अगर हम लोग अब स्विच करते हैं, होम लोन्स के ऊपर जाते हैं, कि जैसे होम हम्म फर्स्ट होम लोन प्रोवाइड करता है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो होम फर्स्ट में अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, तो अगर कोई ग्राहक है, कोई कस्टमर है, वो परचेज कर रहा है कोई बना बनाया मकान, तो होम फर्स्ट के हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? नॉट इवन होम फर्स्ट के हिसाब से, अगर किसी भी बैंक के अंदर वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो मेजरली क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारा कस्टमर रेडी रखे? राम, देखिए, अगर आप होम फर्स्ट में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोग कस्टमर्स को 48 आवर्स के अंदर सैंक्शन के लिए बोलते हैं कि हम दैट इज गारंटी गुड। दे, हम 48 आवर्स में आपको सैंक्शन देंगे। तो अगर कोई भी कस्टमर, हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो जयपुर में हमारी 3 शाखाएं हैं। ओके। जयपुर सांगानेर, एक सांगानेर में हमारी ब्रांच है, एक सी स्कीम में हमारी ब्रांच है और एक जयपुर कालवाड़ रोड पे हमारी ब्रांच है। तो अगर हमारे दर्शक या कोई भी कस्टमर हमारी किसी भी शाखा पे जाकर इंक्वायरी डालता है या फेसबुक पर या किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी इंक्वायरी डालता है, तो उसमें क्या है कि कस्टमर्स को बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं, जो कि कस्टमर की केवाईसी होती है। उसके अंदर कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी बैंकिंग स्टेटमेंट 6 मंथ्स की, ये आती है। तो सबसे पहले कस्टमर को अपना लोन अप्लाई करने के लिए वो किसी भी शाखा में अगर जाता है तो उसको अपने केवाईसी, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना 6 मंथ्स का बैंकिंग स्टेटमेंट लेकर जाना है। कस्टमर अगर सैलरीड है तो वो अपनी 6 मंथ्स की या थ्री मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी लेकर जा सकता है। होम लोन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें जो होती है, वो जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इकरारनामा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर किसी से घर खरीद रहा है, तो उस केस में बैंक को उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बाद, उसका बैंकिंग चेक करने, उसकी केवाईसी के बाद, उसका सिबिल चेक करने के बाद, उनको काउंसलिंग करने के बाद हम उनका इकरारनामा, उनका अग्रीमेंट टू सेल मांगते हैं, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि प्रॉपर्टी कस्टमर कितनी रेट पे खरीद रहा है और उनको कितने का लोन चाहिए। बट ये सारा प्रोसेस बात का है। इनिशियली जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड है होम लोन लेने में, वो हमारी किसी भी ब्रांच में जाकर सिर्फ अभी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना 6 मंथ्स का बैंकिंग स्टेटमेंट लेकर जा सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स या ब्रांच में हमारी कस्टमर सर्विस मैनेजर्स उनको कंप्लीटली, उनको अच्छी तरीके से काउंसिल करेंगी और उसके बाद उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल, वो उनसे, वो कस्टमर्स को हम लिखकर दे देते हैं। कस्टमर वो हमें दे सकते हैं। इनिशियली कस्टमर को अभी लोन अप्लाई करने के लिए सिर्फ अपना केवाईसी और अपना बैंकिंग स्टेटमेंट लेकर जाना आना होता है हमारे पास। ओके। सो ये तो हो गई परचेज लोन की या होम लोन की बात। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि होम फर्स्ट सैको लोन भी प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे कस्टमर का खुद का लैंड है और उसके ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन कराना है, प्लस या ऑलरेडी उसका बना हुआ मकान है बट उसको रेनोवेशन कराना है या एक्सटेंशन कराना है, तो उन केसेस के अंदर किस तरीके से या किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स होम फर्स्ट देखता है, क्या जरूरत होती है उन लोगों राम, आप कोई भी लोन अगर अप्लाई करते हैं तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो को? सब में सेम होते हैं। जैसे ओके। जैसे लोन का कैटेगरी बदलता है, जैसे होम लोन हो गया या होम लोन कंस्ट्रक्शन लोन हो गया,
कंस्ट्रक्शन लोन जिसको हम लोग सेको लोन बोलते हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन लोन या रेनोवेशन लोन में ये आ जाता है कि कस्टमर का एग्जिस्टिंग मकान है, उनको कुछ मकान में रेनोवेशन करवाना है या वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और उनको फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाना है। तो इन सब में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। हम अपने कस्टमर्स को तब मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपका ऑलरेडी आपके पास कोई जमीन है और आप उस पे निर्माण करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी शाखा में जाएं हमारी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके 6 महीने की पासबुक के साथ अपने प्रॉपर्टी पेपर्स भी लेकर जाएं। प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी आप लेके जा सकते हैं। उससे राम होगा ये कि जब भी कस्टमर हमारी शाखा में आएगा और प्रॉपर्टी पेपर्स अपने दिखाएगा हमारे रिलेशनशिप मैनेजर या कस्टमर सर्विस मैनेजर को, तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स को देखकर हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स उनको अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं, उनको अच्छे से बता सकते हैं कि सर आपका प्रॉपर्टी एरिया इतना है, इस लोकेशन पर है, यहाँ पे ये रेट चल रही है, आपको आपकी प्रॉपर्टी पे इतना लोन मिल सकता है। तो उस केस में कस्टमर को थोड़ा सा ज्यादा आइडिया इनिशियली मिल पाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी 100 गज की है या मेरी प्रॉपर्टी 50 गज की है, तो मुझे इतना लोन मिल सकता है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कस्टमर को मिल जाएगी अगर कस्टमर ब्रांच में अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी लेकर आते हैं। तो मतलब ये तो कस्टमर्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी चीज है कि एक तरह से उनको फ्री काउंसलिंग सेशन मिल रहा है आपकी प्रॉपर्टी को लेके, होम लोन को लेके। ये होम फर्स्ट के आप किसी भी शाखा में जाएंगे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। आपको पूरी काउंसलिंग दी जाएगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है, आपका आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आपके लिए घर बनाना बेटर रहेगा या घर खरीदना बेटर रहेगा या उस पे रेनोवेशन करवाना बेटर रहेगा। वो पूरी काउंसलिंग आपको हमारी किसी भी शाखा से मिल सकती है। ओके। सो शिवांगी, अभी जैसे होम लोन से हम लोग स्विच करते हैं और मॉर्गेज लोन पे आता है, बिकॉज होम फर्स्ट मॉर्गेज लोन भी प्रोवाइड करवाता है। तो मॉर्गेज लोन के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो होम लोन में नहीं होती हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो होम लोन में नहीं है लेकिन मॉर्गेज के अंदर एक्स्ट्रा रहती है? मॉर्गेज लोन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों को पहले मॉर्गेज लोन के बारे में थोड़ा बहुत समझाना चाहूंगी। मॉर्गेज लोन वो लोन होता है जैसे आपके पास आपका घर बना हुआ है, आप उस मकान के मालिक हैं। अब आपको मॉर्गेज लोन की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आपको आपके बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, या आपका बिजनेस है और अभी सीजन का टाइम है और आपको आपके बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो उस केस में मॉर्गेज लोन आप लोग अवेल कर सकते हैं, इसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस केस में मतलब कस्टमर की जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जो उनको अभी अर्जेंटली उसके लिए पैसा चाहिए, जैसे शादी हो गई, बच्चों की हायर एजुकेशन हो गई, बिजनेस एक्सपेंशन हो गया या नया बिजनेस सेटअप हो गया, उस केस में मॉर्गेज लोन बहुत बेनिफिशियल होता है। अगेन राम, प्रॉपर्टी पेपर्स मतलब कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आज सच रिक्वायर नहीं होते हैं। जब मॉर्गेज लोन अवेल होता है तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट इसमें ऐड ऑन हो जाती है, वो जो कि कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। कस्टमर अगर उस मॉर्गेज लोन में कस्टमर उस प्रॉपर्टी में रह रहा होता है तो हम कस्टमर से उनका इसमें एडिशनल उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल और मांगते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपका सेम रहता है, कस्टमर का केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग स्टेटमेंट, कस्टमर जहाँ काम करते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन, कस्टमर जहाँ रहते हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन, कस्टमर सैलरीड है तो उनका बैंकिंग, उनका सैलरी स्लिप, और ये सारी चीजें हर, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लोन अप्लाई करें, चाहे आप घर का नवीकरण के लिए लोन अप्लाई करें, चाहे आप नया घर बनाने के लिए अप्लाई करें, या आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन अप्लाई करें, तो ये सारे डॉक्यूमेंट सेम ही रहते हैं। बिल्कुल। ओके। बस एक आध डॉक्यूमेंट्स कभी एचएल में ज्यादा या फिर मतलब कुछ थोड़ा बहुत एक आध डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होता है। मॉर्गेज में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की जरूरत पड़ती है, तो वो हम कस्टमर्स को इनिशियली जब हम कस्टमर ब्रांच में आता है तो हम उनको सारी चीजें लिख कर देते हैं, तो उसके लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अगर आएंगे तो उनको सब चीज बता दी जाएगी। राइट। सो शिवांगी, जैसे आपने बताया कि मॉर्गेज लोन मेजरली जो पर्सनल एक्सपेंस होते हैं उन्हीं के लिए ही, या पर्सनल नीड्स होती है उन्हीं के लिए लिया जाता है। तो प्लस साथ में कुछ अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना है या बिजनेस नया सेटअप करना है तो उनके लिए लेता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कस्टमर के पास में दो ऑप्शन और हैं, अगर मॉर्गेज नहीं लेना चाहे तो उसके पास एक बीएल का ऑप्शन है, बिजनेस लोन, एंड एक पीएल का है विच इज पर्सनल लोन। तो
पर्सनल लोन और बीएल से क्यों बेटर है मॉर्गेज लोन? अगर हम लोग बात करें कि मॉर्गेज लोन कस्टमर क्यों लेगा रादर देन ऑप्टिंग फॉर बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन? राम, इसके 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं अपने दर्शकों को यही सजेस्ट करूंगी कि वो मॉर्गेज लोन ले। उसका सबसे पहला कारण ये है कि जब आप बिजनेस लोन या पर्सनल लोन अप्लाई करने जाते हैं तो आपको जो टेन्योर या जो टाइम पीरियड होता है लोन का, वो बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में कम सालों के लिए होता है। जैसे ओके, किसी किसी केस में पर्सनल लोन 3 साल के लिए या 5 साल के लिए मिलता है। राइट। तो उस केस में कस्टमर्स को जो ईएमआई का अमाउंट होता है, वो ज्यादा हो सकता है, और जो कि हर कोई शायद उसको इतना बड़ा अमाउंट नहीं पे कर पाए। तो बिल्कुल। लेकिन मॉर्गेज लोन में हमारे पास ये फायदा होता है कि आप वो लोन मैक्सिमम 15 साल तक के लिए ले सकते हैं। तो उसमें आपको फायदा होता है कि आप छोटी छोटी किस्तों के तौर पर भी अपने लोन को चुका सकते हैं। दूसरा एक फायदा ये भी होता है कि अगर आपने मॉर्गेज लोन लिया है और मान लीजिए आपको मॉर्गेज लोन लिए 1.5 साल 2 साल हो चुका है। अब आपने 2 साल के अंदर अपनी किस्तें टाइम से दी हैं और आपने धीरे धीरे पार्ट पेमेंट्स भी कर दी हैं। पार्ट पेमेंट का मतलब आपने धीरे धीरे अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसा बचाकर आपने ये लोन रीपे कर दिया है। अब ठीक आपका है। दोबारा सीजन का टाइम आया है या घर में कुछ भी काम आया है, शादी आई है या कोई इमरजेंसी आई है, उस केस में आपको दोबारा मान लीजिए 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मॉर्गेज लोन में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 6 महीने का अपडेटेड बैंकिंग स्टेटमेंट हमें देना है। आपका ओके, दोबारा से उस पर टॉप अप हो जाएगा। बट ओके, अगर आप बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में जाते हैं तो आपको, अगर आप 2 साल बाद दोबारा बिजनेस लोन और पर्सनल लोन लेने की सोचते हैं, तो आपको पूरा शुरुआत से बिजनेस लोन और पर्सनल लोन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। मतलब एज इन एक पूरा नया फ्रेश लोन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली टॉपअप मिल जाएगा तो वो हम्म उसके लिए कन्वीनियंट होगा। बार हम्म बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। राइट, राइट, राइट। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट जो मॉर्गेज लोन में कस्टमर्स को मिलता है वो ये होता है कि अगर आप बिजनेस लोन और पर्सनल लोन, बहुत सारी बैंकें ऐसी हैं, बहुत सारी एनबीएफसी बैंकें ऐसी हैं जो बिजनेस लोन और पर्सनल लोन को जल्दी बंद, मान लीजिए आपका लोन 5 साल का था, बिजनेस लोन या पर्सनल लोन, आपने सोचा कि मैं ये लोन 3 साल में चुका दूंगा पूरा। तो अगर आप टेन्योर पूरा होने से पहले अगर उस लोन को चुकाना चाहते हैं, तो उस केस में बहुत सारी बैंकें आपसे कुछ चार्जेस लेती हैं एक्स्ट्रा आपको लोन बंद करवाने के लिए, जिसको हम ओके, अपनी बैंकिंग टर्म्स में फोर क्लोजर चार्जेस बोलते हैं। तो राइट, फोकलिंग चाहिए। हाँ, बैंकिंग बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में अगर आप जल्दी लोन बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ परसेंट, किसी किसी केस में 2%, किसी में 3, किसी में 5% आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि ओके, लेकिन होम फर्स्ट के साथ अगर आप मॉर्गेज लोन लेते हैं तो आपके पास इजी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं कि आप पार्ट पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आप जल्दी भी लोन बंद करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप मॉर्गेज लोन लेते हैं तो आप अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें उसको सेविंग्स से अपनी उसको जल्दी चुका सकते हैं, जल्दी चुका के आप उसमें टॉप अप भी ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि मुझे लगता है बिजनेस लोन और पर्सनल लोन में नहीं मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ बिज़नेस लोन एंड पर्सनल लोन के अंदर फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। इवन यस। पार्ट पेमेंट भी अगर कोई करता है तो वहाँ भी उसको चार्जेस पे हाँ, करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राइट, राइट, राइट। तो शिवांगी, जैसे प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने बात कर ली है, लोन का जो प्रोसेस होता है होम फर्स्ट का वो हम लोगों ने थोड़ा हम्म समझ लिया है। हम्म दर्शकों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये सारी चीज, जिस हिसाब से आपने हम्म ये पूरा पोर्ट्रे किया, जिस हिसाब से इतना इजी गोइंग के हम्म अंदर आपने समझा है। हम्म तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि जो जयपुर लोकेशन है, जयपुर लोकेशन में हम्म हम लोग कहाँ कहाँ फंड कर रहे हैं, प्लस जो राजस्थान एरिया, राजस्थान में हम लोग किधर किधर फंड कर रहे हैं? जयपुर सबसे, मैं स्टार्ट पहले जयपुर से करती हूँ। जयपुर में हम राइट। लोग जयपुर सिटी सेंटर से हम लोग 40 किलोमीटर तक करते हैं। ओके। मैं अभी आपको लोकेशंस भी बताती हूँ। जयपुर सिटी सेंटर से आप 35 से 40 किलोमीटर के रेडियस में हम लोन करते हैं। सबसे हम्म। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, हम आगरा, अगर जयपुर आगरा रोड की बात करें जाए तो हम कानों तक लोन करते हैं। हम्म। सांगानेर बेल्ट की बात करी जाए तो हम रेनवाल, वाटिका गांव, रेनवाल, यहाँ लोन करते हैं। अगर मैं सीकर रोड की बात करूं तो सीकर में हम लोग चोमू शहर में भी अपन वहां से 15 किलोमीटर का एरिया ले रखा है, तो चोमू में ओके। भी हम लोन करते हैं।
चोमू में आपको अगर मैं एरियाज बताऊं तो 10 से 15 किलोमीटर, जिसमें गोविंदगढ़, सामोद और काला डेरा ये एरिया आ जाता है। अगर अजमेर रोड की तरफ अगर मैं जाऊं तो अजमेर रोड में अपन बगरू करते हैं। ओके। और अब विंदायका इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ अगर मैं जाऊं तो वहां हम निमेरा तक करते हैं। ओके। ये जयपुर का ऑलमोस्ट 35 से 40 किलोमीटर हमने आसानी से कवर करा हुआ है। तो ओके। कस्टमर्स को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो ऑफिस आते हैं और लोन की रिक्वायरमेंट करते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर हो गया है। जयपुर की अगर मैं बाहर बात करूं तो हम लोग कोटा में हमारा काम है, कोटा में हम लोग लोन्स करते हैं, जोधपुर में करते हैं, चोमू मैंने आपको बता दिया, चोमू में हम करते हैं। तो ये बिल्कुल। कुछ लोकेशंस हैं जहां होम फर्स्ट का प्रेजेंस है और कस्टमर्स इंक्वायरी डाल सकते हैं, उनको आसानी से लोन अवेल हो जाएगा। राइट। सो अगर शिवांगी जैसा आप बता रहे हैं कि मेजरली हम लोग जयपुर का ऑलमोस्ट पूरा एरिया कवर कर रहे हैं जहाँ पे भी डेवलपमेंट है, या जयपुर का नियर बाय जो भी एरिया है, इवन चोमू जो आप बता रहे हैं कि 35 हम्म, किलोमीटर दूर है, हम्म, तो मेजरली जयपुर वाले कस्टमर्स को मेरे हिसाब से लगता नहीं कि इतना इजी गोइंग प्रोसेस देखने के बाद में कहीं और जाने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राम सर। मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूंगी कि एक बार आप हमारी शाखा विजिट करिए या ऑनलाइन इंक्वायरी डालिए। जो भी बेस्ट काउंसलिंग हम आपको दे सकते हैं आपके लोन के तौर पे, कि आपको कैसा लोन चाहिए या कितना लोन मिल सकता है, जल्दी डिसबर्सल हो जाएगा, ये सारी काउंसलिंग हम हमारे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी का काउंसलिंग भी देते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगा खरीदने के लिए। तो अगर कोई भी कस्टमर होस्ट की किसी भी शाखा में जाकर इंक्वायरी डालेगा तो मैं इस बात को निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि उसको परफेक्ट काउंसलिंग दी जाएगी और कस्टमर विल बी हैप्पी एंड देयर विल बी नो एंजाइटी ऑन लोन्स। राइट 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 राइट। तो शिवांगी, जैसे इस सेशन के तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि सारी जो आपके हमारे दर्शकों के जो डाउट्स हो सकते हैं वो सारे ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिए हैं। और अगर दर्शक हमारे कुछ अगर पूछना चाहें तो वो भी देख सकते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में। ऐसा कुछ है नहीं तो शिवांगी, थैंक यू सो मच, आपने अपना महत्वपूर्ण इतने इम्पोर्टेंट टाइम हमारे को दिया, होम फर्स्ट को, हमारे दर्शकों को इतना समझाया कि जयपुर की प्रॉपर्टी के बारे में, और प्लस ये एक रास्ता उनको दे दिया है कि अगर उनको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी काउंसिल करनी होगी, प्रॉपर्टी पहली परचेज करने जा रहे हैं, हो सकता है कोई कस्टमर बाहर का हो और वो जयपुर फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो जैसा आपने बताया कि वो जयपुर के किसी भी ब्रांच में जाके और काउंसलिंग सेशन ले सकता है कि किस टाइप बिल्कुल की बिल्कुल राम, प्रॉपर्टी उनके जैसे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो कस्टमर्स बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर किसी और स्टेट से है और उनका बिकॉज ऑफ देयर ऑफिस की वजह से वो उनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है, उस केस में भी वो लोग यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छी काउंसलिंग दी जाएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच शिवांगी, आज हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और आपने ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स जो थी, जो एंजाइटी थी कस्टमर्स की लोन को लेके, आई गेस सारी दूर कर दी है। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच राम। शिवांगी, थैंक यू सो मच। या, नमस्ते।